देश की राजधानी दिल्ली में मारी गई श्रद्धा, जिसके शरीर के 36 टुकड़े करके उसके प्रेमी आफ्ताब ने देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दम कर दिया। अब उसी आफ्ताब के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि उसने सिर के हिस्से को फ्रिज में रखकर उससे रोजाना बातें किया करता था, उससे रोज एक टक निहारता था, उसका मेकअप किया करता था, क्योंकि वो ये मानता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इसीलिए शायद वो उससे बातें किया करता था। उसके कटे हुए सर से सोचिए 6 महीने पहले उसने हत्या की थी और इन 6 महीने के दौरान वो रोज़ाना उस फ्रिज का दरवाज़ा खोल के उसे एक टक निहारता, उससे बातें करता, उसका मेकअप करता। इसे आप उसकी मानसिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल मनोचिकित्सक इस बात का दावा कर रहे हैं कि जब तक आरोपी से बातचीत करके वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक उसके बारे में कुछ कह पाना कि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर वो साइको है, कुछ इस तरह से उसके बारे में कहना भी तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसे देखकर तो आप यही कह सकते हैं, क्योंकि एक आम इंसान, जो नॉर्मल इंसान होता है, वो इस तरह की हरकतें तो कभी नहीं करेगा। उसी जगह पर वो रहेगा, उसी जगह पर कटा हुआ सर है, उसी जगह पर वो शरीर के 36 टुकड़े करके रखा है, उसी फ्रिज में वो खाना खाता है, उसी फ्रिज में वो लाश के टुकड़ों को रखा हुआ है। तो ये एक नॉर्मल इंसान तो कतई नहीं कर सकता। इस केस में अब बवंडर देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो शव को ठिकाने लगाने के लिए केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया करता था। सिर्फ महरौली के जंगलों में ही नहीं बल्कि दिल्ली के कई इलाकों में उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को डंप किया था। फिलहाल पुलिस उसे क्राइम सीन रिक्रिएट कराने के लिए कल महरौली के जंगल में ले गई थी और कुछ शरीर के हिस्से मिले हैं। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या ये वाकई में श्रद्धा के शरीर का हिस्सा है या फिर ये किसी जानवर का हिस्सा है। खैर, इस घटना के सामने आने के बाद 2 जुलाई 1995 में दिल्ली में हुए तंदूर कांड की आग को ताजा कर दिया, क्योंकि दिल्ली के एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सुशील कुमार, जिसका नाम था, उसने अपनी पत्नी नैना साहनी की शक के आधार पर कि वो उसका किसी से अफेयर चल रहा है, उसने शक के आधार पर पहले तो उसे गोली मार दी थी। गोली मारने के बाद जब उसके शरीर को उसे डंप करना था तो उसने उसको कई टुकड़ों में काटा था। पहले वो ITO के पुल पर गया था, वहाँ सोचा उसने कि यमुना नदी में वो उसको फेंक देगा, लेकिन वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही थी उस वक्त, तो वो CP स्थित एक रेस्टोरेंट में गया था जो उसके दोस्त का बताया गया था और वहाँ पर जाकर वो तंदूर जलाकर तंदूर के अंदर उस शरीर के टुकड़े को डाल दिया और जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं उठने लगा था तो वहीं CP में ही सड़क पर बैठी एक महिला, जो वृद्ध महिला थी, जो भीख मांग कर अपना गुजारा कर रही होती है, उसने धुएं को उठता हुआ देखा था तो पास में मौजूद PCR के पास गई थी और उसी ने इस पूरे बात की शिकायत की थी कि उस रेस्टोरेंट में शायद आग लग गई है, वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। उसके बाद पुलिस वहाँ पर गई थी और पुलिस ने जब वहाँ पर नज़ारा देखा था तो ये बड़ा कांड निकल कर सामने आया था और आरोपी सुशील कुमार उस वक्त फरार हो गया था और करीब 1 हफ्ते के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो तंदूर कांड अपने आप में एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध कहा जाता है और ठीक उसी तरह से 27 साल बाद एक बार फिर से दिल्ली के छतरपुर इलाके में इस तरह की घटना देखने को मिली, जब आफ्ताब नाम के सनकी ने अपनी महिला मित्र श्रद्धा वॉकर की इस तरह से मारकर 36 टुकड़ों में उसके शरीर को काटकर अलग अलग जगहों पर डंप कर दिया। फिलहाल पुलिस श्रद्धा के कटे हुए सर की तलाश कर रही है और अभी तक वो रिकवर नहीं हुआ है और ये माना जा रहा है कि जब वो कटा हुआ सर मिल जाएगा तो इससे आफ्ताब को फांसी दिलवाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे इस पूरे मामले में देखा जा रहा है अब राजनीति भी जमकर हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साफ तौर से कहा है कि मुस्लिम लड़के इस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगला कर उनसे शादी करते हैं या फिर उनके साथ लिव इन में रहते हैं, बाद में या तो उन्हें छोड़ देते हैं या फिर उनकी इस तरह से हत्या कर दी जाती है। तो इस मामले को लव जिहाद ट्रायंगल के रूप में देखा जा रहा है। वैसे क्या इसमें गलती सिर्फ आफ्ताब की है या फिर उस लड़की श्रद्धा की भी है? श्रद्धा के घर वाले हों या फिर आफ्ताब के घर वाले हों, दोनों ने भी समझाया था एक दूसरे को कि इस तरह से हम अलग अलग रिलीजन के हैं तो हम इस तरह से शादी नहीं कर सकते या फिर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन जिस तरह से ये दावा किया जाता है कि आज के इस समाज में लोग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उनका हक है, कानूनन हक है। वैसे तो हम हमेशा से यही कहते हैं कि किसी भी इंसान के चेहरे पर नहीं लिखा होता है कि वो पहली बात तो क्रिमिनल है या फिर वो एक सीधा साधा इंसान है, इनोसेंट इंसान है। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी, मैच 1 साल के अंदर दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और अंत में होता कौन, एक जीता है और एक मरता है और वही जो दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे थे वही उसका सबसे बड़ा हत्यारा बनता है और उसको इतने निर्मम तरीके से मारता है।
कि शायद अगर पिछले 27-28 सालों में जो हम तुलना कर रहे हैं, इसके बीच में ऐसा कोई कांड ही नहीं हुआ। तो इसे अब जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा जाता है या फिर नहीं, ये देखना अहम होगा। तो फिलहाल इस केस में चौंकाने वाले खुलासे तो हो रहे हैं, अब कई सारी चीज़ें और कड़ियाँ खुलकर सामने आ रही हैं। वैसे इस पूरे मामले में तब ज़्यादा अहम देखा जाएगा जब इस पूरे मामले में श्रद्धा का कटा हुआ सर पुलिस बरामद कर लेती है, तो आरोपी आफ्ताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में दिल्ली पुलिस की टीम को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस पूरे केस में आफ्ताब की सिर्फ गलती थी या फिर श्रद्धा की भी उतनी ही गलती थी जितनी गलती आफ्ताब की है? वैसे इन दोनों के बीच में एक बातें और निकल कर सामने आ रही है कि इन दोनों के बीच में शादी को लेकर तो लड़ाई थी, वो तो सेकेंडरी हो गया था। और सबसे पहली लड़ाई तो इन दोनों के बीच में ये थी कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हालांकि दोनों जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा काम तो करते थे, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी आज के ज़माने में जीने के लिए, जिस तरह की ज़िंदगी ये लोग जीते थे, उसके लिए कम से कम लाखों रुपए महीने आने चाहिए, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो इनके बीच में ये कहानी निकल कर सामने आ रही है कि पैसों को लेकर भी रोज़ाना इनके बीच में खटपट हुआ करता था। जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि बाकायदा ये रोज़ाना ज़ोमैटो से खाना मंगाया करते थे और आसपास का कोई भी लड़का या फिर कोई भी इंसान उनके घर की घंटी बजा दिया करता था तो बहुत ज़्यादा भड़क जाता था आफ्ताब, और सामने वाले से यही कहता था कि तुम आइंदा से मेरे घर की घंटी बेल मत बजाना। तो लोग अब उसे कहीं ना कहीं एक तरह से कह रहे हैं कि उसका दिमागी संतुलन जो वो ठीक नहीं है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल और की जा रही है, तो देखना अहम होगा कि आगे इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है। आफ्ताब को लेकर एक बातें और भी की जा रही हैं कि वो कैरेक्टरलेस था या फिर उसके कई सारे और लड़कियों से भी संबंध थे। तो एक वजह ये भी थी इन दोनों के बीच में लड़ाई करने की, दोनों एक दूसरे का हमेशा से लोकेशन मांगते थे, करंट लोकेशन मांगते थे और कहते थे कि वीडियो कॉल करो, कहाँ पे हो, सबूत दिखाओ, कुछ इस तरह की बातें थी। तो मतलब एक दूसरे को दोनों कहीं ना कहीं नापसंद करने लगे थे, जो कि अब इनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो शायद आफ्ताब ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और क्या ये केस महज एक केस है या फिर आने वाले समय में उन लोगों के लिए सबक है जो लोग इस राह पर जाते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हम अपने घर वालों को धोखा देकर, परिवार को धोखा देकर सीधे हम फिल्मी दुनिया में जाएंगे और इस तरह से ज़िंदगी अपना बिताएंगे, बहुत ज़्यादा मौज होगा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सपनों की दुनिया इतनी आसानी से मिल जाती है किसी को, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। फिलहाल आप अपने विचार इस पर रखिएगा। हम इसे खबर तो नहीं कहेंगे, इसे एक बहुत ही डरावनी घटना कहेंगे, बहुत ही भयानक घटना कहेंगे। इस भयानक घटना पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और उन लोगों के लिए भी कहिए जो ऐसी घटनाएं होने के बाद भी ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं या फिर ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं या फिर इस रास्ते पर निकल जाते हैं। ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।